यानी उनके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, है ना। पहला कथन है आपका, विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। दूसरा है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता होती है। फोर्थ है आपका, इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर। अच्छा, यहाँ ये वाइट में आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये जो डी वाला है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका, जल्दी लिखो फटाफट से। सर नोट्स पर ऑफर निकाल दो। अच्छा, नोट्स अभी तक लिए नहीं क्या आप लोगों ने? अभी तक नोट्स नहीं लिए आप लोगों ने? ठीक है, निकाल देंगे नोट्स पे भी ऑफर, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस को लेने हैं बताओ। और लाइक अभी तक नहीं किया आप लोगों ने, अभी आधे बच्चों ने लाइक किया है। मैंने आपसे कल भी कहा था, क्लास स्टार्ट होते ही वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। जल्दी करो, कमेंट को नीचे करो और लाइक करो जल्दी। बढ़िया क्लास है, बेहतरीन वाली क्लास है, प्रीमियम वाली। तो एक लाइक आपको करना चाहिए, गुरु दक्षिणा समझ के कर दिया करो, क्योंकि फीस तो दे नहीं रहे हो तो गुरु दक्षिणा दो, है ना। उसके लिए एक लाइक तो बनता है। अब देखो, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अगर समावेशी कक्षा में आएंगे, मतलब रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ने आएंगे रेगुलर स्कूल में, तो उनके साथ आपको क्या करना है और किस तरह की रणनीति अपनानी है। इसने बोला है कि सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते, तो ये बिल्कुल गलत है, पढ़ सकते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा में साथ ही पढ़ते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए मोटिवेट नहीं होते, यानी कि पढ़ना पसंद नहीं है उनको, ऐसा भी नहीं है, ये बात भी गलत है। हालांकि उनकी क्षमता अलग अलग है, हो सकता है सामान्य बच्चे से उसकी क्षमता अलग हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीखना नहीं चाहता, सीखना वो भी चाहता है। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा टीचिंग मेथड में, क्योंकि भाई जब उनके अंदर विशेषताएं अलग हैं तो आपकी टेक्निक भी पढ़ाने की अलग होगी। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। हाँ, ये ठीक हो सकता है आपका ऑप्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सभी बच्चों के साथ में कार्य करने की क्षमता एक तो बढ़ेगी, उसकी सुदृढ़ मतलब मजबूत होगी, और अलग अलग दृष्टिकोण भी पता चलेंगे। तो यहाँ भी ये भी आंसर राइट है आपका। तो यहाँ तीसरा और चौथा सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका बी वाला राइट होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। समझ गए बात को। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, किस किस का सही हुआ। हम्म, बहुत बढ़िया। चलो आगे आते हैं। प्रश्न है आपका, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, अनम्य सोच, अपसारी सोच। बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। लो लेवल थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, रिजिड थिंकिंग, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग। जी भाई, कल का क्लास यार है तो रिकॉर्ड आपको क्यों नहीं दिख रहा, मुझे तो ये समझ नहीं आता। कल की क्लास में देखो, जब पेड वाले क्लास में मगर गारंटी बैच की बात कर रहे हैं ये, तो उसमें सीडीपी क्लास 8 बजे हुई थी। अब 130-40 बच्चे उसमें लाइव भी आए थे, कुछ बच्चों ने बाद में देखी वो क्लास, मैंने भी चेक की, उसमें रिकॉर्ड है क्लास। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें दिख नहीं रही वो क्लास कल वाली। तो भैया मैं दोबारा पढ़ा दूंगा आपको, बस इतना ही कर सकता हूँ, ठीक है। कल वाली जो क्लास थी आपकी वो मैं दोबारा कर दूंगा, बस। खुश? अगर नहीं मिल रही है आपको तो मैं एक बार और पढ़ा दूंगा, 1 घंटा और सही, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। देखो, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचना। लीक मतलब एक रास्ता होता है। लीक पता है किसको कहते हैं? पुराने जमाने में जब कच्ची सड़कें हुआ करती थी, बैलगाड़ी चला करती थी, तो वहां क्या होता था, जब पानी मतलब बारिश वारिश होती थी, तो उससे जमीन गीली हो जाती थी सड़क। और जो जब वो गाड़ी बैलगाड़ी चलती थी तो उसके जो पहिए होते थे ना, वो पहियों के निशान बनते चले जाते थे, है ना। जैसे मान लो ये सड़क है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पहियों के निशान बनते चले जाते थे ऐसे, ऐसे वाले। मतलब ये यहाँ से ना, और फिर ये गहरे होते चले जाते थे, ये गहरे होते चले जाएंगे, बहुत गहरे बहुत गहरे, है ना। क्योंकि वो जितना गाड़ियां उस पर चलेगी, वो पहियों के निशान आपने देखे होंगे खेतों में होते हैं बीच में, जो खेतों वाली सड़कें होती हैं उनके बीच में, इसी को लीक कहते हैं। तो बैल जो होते हैं, बैल उसी के बीच में चलता था, उसको पता होता था कि ये लीक है भाई, यहीं जाना है, तो सारे बैल वहीं चलेंगे आपके। यही चीज है
कि एक लाइन में चलना उसी को लीक कहते हैं। तो भाई सारे बच्चे एक ही लाइन में चले फिर रहे, एक ही तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन एक अलग बच्चा आता है जो कुछ हटके सोचता है। वो सोचता है कि इस बल्ब को आप तार के द्वारा जला रहे हो, प्लग में तार लगा के, मैं बिना प्लग के जला सकता हूँ इसको। जला सकता है, पॉसिबल है। तो उसने कुछ अलग सोचा ना, हट के सोचा। तो वो जो हट के सोच रहा है वो होता है क्रिएटिव बच्चा, जिसको आप कहते हैं अपसारी चिंतन। क्या कहेंगे? अपसारी, यानी डाइवर्जेंट कहेंगे इसको, कि ये विभिन्न प्रकार से सोच सकता है। एक तरीके से नहीं, विभिन्न तरीके से सोच सकता है, अलग अलग तरीके से। तो जो बच्चा लीक से हट के सोचता है उसको कहते हैं अपसारी बच्चा, है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभिसारी वो होता है, इसका अपोजिट होता है, जो केवल एक तरीके से सोचता है, केवल एक तरीके से, और ये अनेक तरीके से सोचता है। ठीक, निम्न स्तर तो है ही नहीं, और अनम्य का मतलब हो जाता है दृढ़, जिसमें कोई बदलाव ना हो, तो ये आपका निगेटिव रहता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट होगा सर? क्लास में मॉक टेस्ट अभी करवाएंगे, आपका थ्योरी क्लास करवाएंगे, फिर आपका करवाएंगे मॉक टेस्ट। और जो दूसरा चैनल है ना हमारा, एक और आपको पता होगा, सीटेट वाला, ये दूसरा पिछले साल बनाया था मैंने, पिछले साल नहीं मतलब पिछले वाले सीटेट में भी, सीटेट बाई शादाब आलम करके एक हमारा दूसरा चैनल है। उस पे कराऊंगा मैं आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा, क्योंकि उस पे क्या है, अलग डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब यहाँ आपका सारी क्लासेस चलती रहेंगी, वहाँ मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। तो उस पे भी जुड़ जाना, जो जो नहीं जुड़ा हुआ। देखो, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध। दूसरा है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। तीसरा है प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालय में नियोजन। फोर्थ है आपका समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? लिखो अपना आंसर जल्दी जल्दी। और पूरी क्लास करा करो भाई, तभी फायदा होगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दो तीन प्रश्न करते हैं फिर चले जाते हैं खाना खाने पता नहीं कहाँ, फिर बीच में आते हैं, फिर भाग जाते हैं, तो वो फिर तो मज़ा नहीं है ना पढ़ने में, फिर तो बेकार है। देखो, समावेशन का मतलब क्या है? सीधी बात है, समावेशन का मतलब ये है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ने चाहिए एक ही स्कूल में, है ना। तो विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल तो नहीं ला सकते आप। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रावधान, यानी सभी बच्चों के लिए होना चाहिए। तो जहाँ सब की बात होगी वही समावेशन होगा। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाना चाह रहे हो? नहीं, गलत बात। समावेशी व्यवस्था के लिए अलग स्कूल बनाना चाह रहे हो, या अलग अलग वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, तो अलग क्लास भी नहीं बनाएंगे आप। क्लास भी एक ही होगी समावेशी कक्षा में, शिक्षा में। स्कूल भी सेम होता है, क्लास भी सेम होती है, एक ही क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौती से संबंधित है? सुनने में, पढ़ने में, बोलने, या फिर बोलने और सुनने दोनों में? तो बताएंगे जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखो अपना आंसर। सर मैं न्यू हूँ और गारंटी बैच लिया हूँ। शादुल्लाह, अच्छा भाई। तो कोई बात नहीं, नए हैं तो आप धीरे धीरे पढ़ पढ़ के पुराने हो जाओगे, है ना। मतलब सीख जाओगी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हाशमी, थैंक यू जी। 7:45 पर नमाज का टाइम हो जाता है, तो 7:45 पे तो क्लास खत्म भी हो जाती है। देखिए, यहाँ बात कर रहे हैं पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौती से संबंधित है। किससे चुनौती किससे संबंधित है भाई? पढ़ने, पठन वैकल्य किसको कह रहे हैं? डिसलेक्सिया। और हिंदी में तो उसने पठन लिख ही दिया, तो आपको समझ में आ गया, पढ़ने से ही रिलेटेड है ना। पढ़ने में दिक्कत आती है डिसलेक्सिया वाले बच्चों को, सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? पहला है सहकारात्मक अधिगम, दूसरा सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त समायोजन, फोर्थ है आपका मानकीकृत निर्देश। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखो भाई अपना आंसर सब लोग, जल्दी जल्दी से सब लोग अपना आंसर लिखेंगे। जी,
लाइक भी करते रहो भाई, जितने बच्चे अभी अभी आए हैं सब लोग लाइक कर दो जल्दी वीडियो को, एक बार कमेंट को नीचे करो, लाइक करके आओ जल्दी जल्दी। देखो, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं होगी इनमें से? सहकारात्मक अधिगम का मतलब है कि आपस में मिलजुल के पढ़ना, तो समावेशन में तो मिलजुल के ही पढ़ते हैं, ये तो पॉजिटिव हुआ। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल डिजाइन। इसका मतलब समझो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आगे भी आता रहेगा ये। यूनिवर्सल डिजाइन का मतलब होता है स्कूल का ऐसा डिजाइन या स्कूल का ऐसा वातावरण जो हर बच्चे की जरूरत को पूरा कर दे। यूनिवर्सल मतलब, सार्वभौमिक का मतलब यही होता है जो सबके लिए हो, है ना? तो ऐसा स्कूल का माहौल होना चाहिए जो हर बच्चे की जरूरत पूरी करे। यानी अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए टैक्टाइल वाली चीजें होनी चाहिए जिसको वो छू के पढ़ सके, ब्रेल लिपि वाली किताबें होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो आपकी अवेलेबल होनी चाहिए, ऑडियो। और प्रकार के, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उसके लिए व्हील चेयर होनी चाहिए। व्हील चेयर के अलावा जो सीढ़ियाँ होती हैं, मान लो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है उसको, ऊपर क्लास, ऐसे स्कूल में 2-3 मंजिल भी होती है, तो सीढ़ियों की जगह रैंप बने होने चाहिए, ऐसे रपटे वाले, जिसपे वो चला सके व्हील चेयर को। तो ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, उसी को यूनिवर्सल डिजाइन कहते हैं। तो ये तो सही बात है ना, ये तो पॉजिटिव है। उपयुक्त समायोजन होना चाहिए, यानी कि सारे बच्चे एडजस्ट हो जाएं, तो ये भी अच्छी बात हो गई। मानकीकृत निर्देश गलत है आपका। मानकीकृत का मतलब ये होता है कि हर बच्चे को एक जैसा निर्देश दे रहे हो। जब हर बच्चा अलग है तो निर्देश एक जैसा नहीं चलेगा, है ना? जब बच्चों की ज़रूरतें अलग अलग हैं तो उनके लिए जो पढ़ाई होगी वो पढ़ाई भी अलग अलग ही होगी। एक बच्चे को बोल के बड़ा बताना पड़ेगा जो दृष्टिबाधित है, जो श्रवण बाधित है वो सुन नहीं पा रहा उसको लिख के बताना पड़ेगा, तो दोनों को एक जैसा नहीं बता सकते ना। तो मानकीकृत निगेटिव होता है भाई। तो डी ऑप्शन यहाँ पर निगेटिव हो गया, यही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्लास लेना है सर, डिस्काउंट कब आएगा? अरे यार, आप लोग जब टाइम होता है तब तो लेते नहीं हो, बाद में पूछते हो। कल तक ही आपका ऑफर चल रहा था गारंटी बैच का, और आज कह रहे हो कि सर जी, हमको भी गारंटी बैच से कॉल आया था सर जी प्लीज़ बताइए। हाँ, तो लिया क्यों नहीं तब से? गारंटी बैच कैसे लें सर जी, कृपया बताइए। देखो, इतने सारे बच्चे हैं जो ये अभी तक ले नहीं पाए। अब तो भाई साहब मेरी बात सुनो, इस वाले बैच में सीट फुल हो गई हैं। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था 3 दिन पहले ही कि सीट फुल होने वाली है, मुश्किल से उसमें 70-80 सीट बची थी जो 20 तारीख को फिनिश हो गई हैं। सभी बच्चों ने जो है एडमिशन ले लिया है। अब जो है नया बैच बनेगा आपका, उसमें लेना भाई एडमिशन, ठीक है? नया बैच बनेगा अब आपका दूसरा, क्योंकि उस वाले बैच में तो अब एडमिशन नहीं मिलेगा। नया बैच बनेगा, उसमें मिलेगा। तो उसकी किस डेट, क्या डेट रहेगी वो मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा, ठीक? और नए बैच में भी फिर बाद में मत कहना, क्योंकि हो सकता है उसमें भी जल्दी ही भर जाए, क्योंकि आपको खुद ही देखो, जैसे ये वीडियो पे मतलब ये मान के चलो कम से कम भी नहीं तो 10,000 लोग तो देखते ही होंगे। और बैच में सीट ज़्यादा नहीं होती, एक बैच में 2,000 सीट से ज़्यादा हम रखते ही नहीं है। किसी में 2,000 भी होती है, किसी में तो 1,000 ही होती है, 1,000 सीट। क्योंकि बहुत बड़ा बैच मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि अटेंशन फिर उतनी बनती नहीं है। जैसे ट्यूशन होता है ना, ट्यूशन में बच्चे जितने कम होते हैं उतने अटेंशन ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं बड़ा बैच नहीं बनाता बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का। कम स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनसे अटेंशन मतलब इंटरेक्शन हो पाएगा, कॉल पे हम उनसे बात कर सकते हैं, उनके डाउट्स ले सकते हैं, इसलिए मैं बड़ा बैच नहीं बनाता ज़्यादा। कम ही बच्चे लेता हूँ ताकि उनको क्वालिटी मिले और उनका 100% पास हो सके सीटेट। गारंटी दे रहे हैं तो जिम्मेदारी हमारी है सीटेट पास कराना, इसलिए मैं बड़ा बैच नहीं बनाता। तो जो दूसरा बैच निकलेगा उसमें भी लिमिटेड सीटें रहेंगी। जिसको लेना है जल्दी करना। डेट मैं पहले ही बता के रखूंगा आपको कि इस डेट को बैच लॉन्च होगा, ठीक है? न्यू बैच के लिए सर आज ही बता दीजिए। आज कैसे बता दूं, ऐसे थोड़ा होता है भाई, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है यार, सारे टीचर्स मिल के बैठेंगे, बात होगी, टाइम टेबल बनेगा, सारी चीज़ें होंगी, ऐसे थोड़ा एकदम से काम हो जाता है। तो उसका मैं डेट आपको बता दूंगा, क्लास में तो रोज़ आ ही रहे हो आप, तो डेट आपको पता चल ही जाएगी। तो फिर ले लेना आप उस समय पे, ठीक? माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को, पहला ऑप्शन है एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। दूसरा है मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए। तीसरा है प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए। डी है आपका सीखना कि कैसे सीखते हैं इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। चलो बताओ आंसर कौन सा सही होगा यहाँ पर, लिखो फटाफट से। सर जी मुझे भी लेना था गारंटी बैच, जीनत परवीन। और ये सोनी भारती, सर मुझे भी लेना था। अच्छा, तो आप लोग नए हैं क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको पता नहीं चला। क्या ऐसा था क्या कि आपको पता ही नहीं चला? नए हैं क्या आप लोग?
चलो, तो यहाँ पे जो पूछा गया है, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपी और कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात। कठोर पाठ्यचर्या का नहीं करेंगे। मतलब कठोर का मतलब ये होता है जिसमें बदलाव ना कर सकें। भाई बच्चे की जरूरत के हिसाब से बदलाव करना पड़ता है ना? हो सकता है रोज करना पड़ जाए। तो बच्चे का लेवल देख के हम पाठ्यचर्या को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कठोर नहीं रखना, आपको लचीला रखना है। मानकीकृत तो गलत होता है, मैंने अभी लास्ट ऑप्शन में बताया आपको यहाँ पर। मानकीकृत निगेटिव होता है। तो मानकीकृत तो पूरे सीटेट में जहां भी आएगा गलत ही माना जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड काम नहीं चलता आज के सीटेट में या आज की पढ़ाई में। सब बच्चों को एक जैसा ना तो आकलन कर सकते हो, ना एक जैसा पठन कर सकते हो। ठीक। प्रश्न पूछने को आपने क्या कर दिया, मना। हतोत्साहित मतलब मना करना। प्रोत्साहित अच्छा है, हतोत्साहित गलत है। तो हतोत्साहित गलत है तो गलत ही हो जाएगा। ये सीखना कि कैसे सीखते हैं, इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं आप। यानी बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि कैसे सीखा जाता है, हाउ टू लर्न। यानी अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो भी बच्चा अपने आप से सेल्फ स्टडी कर सके, ये चीज सिखाना बहुत अच्छी बात होती है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ आया? यस और नो? जी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। सर जी मुझे भी लेना है छोटी शर्मा। और मुझे भी लेना है सर अरुणा सिंह। अच्छा, न्यू। न्यू बच्चे हैं, ओहो। कुछ तो पुराने वाले हैं जिन्होंने नहीं लिया। कोई बात नहीं, आपके लिए दोबारा निकलेगा बैच। नया बैच निकलेगा गारंटी वाला। तो उसमें ले लेना आप लोग एडमिशन। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पहला ऑप्शन है जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं। दूसरा है प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं। तीसरा है सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। फोर्थ है आपका पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखिए भाई अपना अपना आंसर। जी, तुरंत अपना अपना आंसर लिखेंगे। बहुत बढ़िया। और लाइक भी करते रहो भाई। अभी 500 लाइक हुए नहीं है, देख लो, 500 का रिकॉर्ड बनाना था आप लोगों को। हाँ, 500 लाइक पूरे करने थे आप लोगों को, आपकी जिम्मेदारी होती है। मेरी जिम्मेदारी आपको समझाना, आपकी जिम्मेदारी लाइक पूरे करवाना। जल्दी करो फटाफट से, मजा तभी आएगा पढ़ने में। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब आप बताओ, सांस्कृतिक सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक का है? कमेंट करके जल्दी बताओ। फटाफट लिखो कमेंट में। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है, कमेंट में लिखो जल्दी से। मतलब ये याद होना चाहिए, नाम ही है सिर्फ आपका, है ना? तो उसी के हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा आराम के साथ, अगर आपको पता चल गया। अब देखो, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। ये जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, ये है वाइगोत्स्की का, है ना? वाइगोत्स्की का। अब वाइगोत्स्की किस चीज पे डिपेंड है, यानी कि किस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया को। किसको? सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। यानी मिलजुल कर काम करना या मिलजुल कर सीखना। अब ये आप इससे में ढूंढोगे अगर चारों ऑप्शन में, तो आपको आराम से मिल जाएगा, है ना? तो आपको आंसर जो है 10 सेकंड में ही मिल जाएगा, ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको शॉर्टकट में आंसर निकालना भी सीखना है, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सके। आपको इस बार मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए जो है शुरू से लेके चलूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए पिछले साल। तो पेपर को कम समय में कैसे सॉल्व करना है, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको। देखो, अब यहाँ पे स्मरण जो है, ये निगेटिव होता है। मतलब याद नहीं करेंगे आप किसी चीज को, बच्चे को याद नहीं करवाएंगे, आप तो करेंगे। बड़ा व्यक्ति याद करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा बच्चा नहीं करेगा याद। ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है? प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चे रट्टा नहीं मारते, उनको करके ही सीखना है जो भी सीखना है। प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक के रूप में भूमिका रहती है। तो हमने बाल केंद्रीय शिक्षा पढ़ी है सबने। बाल केंद्रीय शिक्षा में प्रथम भूमिका किसकी है? बच्चे की, ना कि टीचर की। यहाँ पे बोल रहे टीचर की, तो गलत हो गया। फिर दूसरी बात, पुनर्बलन और सजा ये बाह्य विप्रेरणा है, ये हमेशा गलत रहेंगी पूरे सीटेट में। इसको रट्टा मार लो कि पुनर्बलन और सजा और पुरस्कार, ये तीनों वर्ड क्या होते हैं? ये तीनों ही वर्ड निगेटिव रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर फिलहाल सी ऑप्शन आपका राइट हो गया, है ना? रोल ऑफ सोशल सोसाइटी। ठीक, समझ गए। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। ज्यादा डिटेल तो नहीं हो रही? कभी आप लोग कहो कि ज्यादा ही हजम नहीं हो रहा सर? एक्सप्लेनेशन ज्यादा तो नहीं हो रही? मैं ये कह रहा हूँ।
चलिए समझ समझ के चलेंगे। प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अनुसरण द्वारा, दूसरा है निष्क्रिय श्रवण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, फोर्थ है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारिता द्वारा। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर, लिखो जल्दी जल्दी। जी सर, 2 बार में पेमेंट कर सकते हैं क्या? 2 बार में तो नहीं यार, 2 बार का तो नहीं होता। उसके लिए अलग से इंस्टॉलमेंट बनवानी पड़ेगी फिर आपको, क्योंकि ऐप में तो एक बार में ही करना पड़ता है। देखो प्याजे और वाइगोत्स्की सीखने को किस प्रकार से मानते हैं? वैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको छांटना बहुत आसान है, क्योंकि निगेटिव वाले ऑप्शंस आपको अलग ही दिख रहे हैं। निष्क्रिय निगेटिव होता है, पुनर्बलन निगेटिव होता है कि नहीं? अभी बताया तो, यहाँ पे देख लो। पुनर्बलन निगेटिव है, पुरस्कार भी निगेटिव है ना? निष्क्रिय तो होता ही निगेटिव है। तो दो तो आपके अलग हो गए बिल्कुल। और ये क्या है? अनुसरण। अनुसरण कहते हैं नकल को, तो नकल भी निगेटिव होता है। कॉपी करना अच्छा अधिगम नहीं है, खुद से करना चाहिए। नकल करना निगेटिव होता है। तो अधिगमकर्ताओं को सक्रिय भागीदारिता द्वारा सीखना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि बच्चा खुद से जब भाग लेता है ना काम में, वो काम उसको जल्दी समझ में आता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। उसके अलावा ये दोनों ही, प्याजेबी और वाइगोत्स्की भी, ये रचनावादी सिद्धांतकार हैं। रचनावादी सिद्धांतकार लर्निंग बाय डूइंग पे काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सर अब इस बार सीटेट निकल जाएगा? निशांत सिंह कह रहे हैं इस बार निकल जाए। अच्छा ये कह रहा हूँ निकल जाएगा, हाँ। सर बैच में सुपर ऑल सब्जेक्ट का क्लास होता है सर, माइंड ब्लोइंग। अच्छा आप ऐड वाले मतलब उसमें हो ना बैच में? चलिए थैंक यू वेरी मच, फीडबैक आपने दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। माइंड ब्लोइंग क्लास हो रही है, आपको पसंद आ रही है। थैंक यू वेरी मच। हम्म आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? भय उत्पन्न करके, तनाव उत्पन्न करके, या फिर सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, और डी है आपका विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों के जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है आपको, लिखेंगे अपना आंसर। फटाफट लिखते रहेंगे जल्दी जल्दी सब लोग। देखो इसने बोला है आपसे कि एक शिक्षक के रूप में आप समस्या समाधान सिखाना चाहते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना चाहते हो, तो कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा? भय यानी डरा के बच्चे को, भाई डरा के वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है ना? सनी देओल का डायलॉग सुना है? तो आपकी हड्डियों में पानी नहीं है, आपकी हड्डियों में खून है। तनाव उत्पन्न करेंगे, तनाव भी तो डर ही है एक तरह से, तनाव मतलब बच्चे को टेंशन में डाल दोगे, ये भी गलत बात है। सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, याद करना निगेटिव होता है। याद करने से आप अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते। अब आता है विचार मंथन को प्रोत्साहित करके। विचार मंथन मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग, अपने दिमाग में थोड़ी सी संक्रिया करना है, मतलब दिमाग को थोड़ा सा चलाना है ना? उसको विचार मंथन कहेंगे। उसके अलावा उपमाओं और अनुमानों, तो ये उपमा क्या है, ये आपके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है मामला। उपमा का मतलब होता है एक समान, यानी उसके जैसा, है ना? उसके जैसा, इसका मतलब होता है उसके जैसा। किसके जैसा? अगर आपने पहले कभी कोई इस तरह की समस्या सॉल्व की है, जो समस्या आज आपके सामने है, इसी तरह की कोई समस्या आपने पहले सॉल्व की है, तो उसका कनेक्शन बना के वहां से आप रेफरेंस ले सकते हो। वो तरीका भी अच्छा माना जाता है, उसको कह रहे हैं कि उपमाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्लियर बात? समझ गए? यस और नो? बताओ जल्दी से। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है आपका, जब विद्यार्थी खाली स्थान की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तनाव, शर्महीनता, या फिर संतुष्टि? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लिखो अपना अपना आंसर।
जी, हमने ये क्लास के बारे में फ्रेंड्स लोग को बताया है सर। अच्छा, और सिस्टर और फ्रेंड्स ने गारंटी बैच भी ले लिया है। निशांत सना, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगला पूछ रहा है आपसे, जब विद्यार्थी कौन सी भावना का अनुभव करे जिससे कि सकारात्मक सीखे बच्चा, यानी पॉजिटिव इफेक्ट पड़े उसकी लर्निंग पे। तो इनमें से पॉजिटिव देख लो कौन सी चीज है। अगर आप टेंशन में होंगे तो पॉजिटिव होगा क्या सीखना? नहीं होगा। अगर आप शर्म करेंगे तो कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे टीचर से, ना ही दोस्तों से बातचीत कर पाएंगे, तो आपका अधिगम रुक जाएगा। और हीनता, यानी कि हीनता मतलब जब आपको बुरा फील हो रहा हो, जब आप बहुत खराब फील कर रहे हो, बेइज्जती फील कर रहे हो अपनी, उस समय पे भी आप अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकते। जब आप सेटिस्फाइड होते हैं, यानी आपको पढ़ने से संतुष्टि मिलती है, जब आप कोई चीज सीखें और आपको सेटिस्फेक्शन मिले, उस समय पे आपकी लर्निंग बहुत तेज बढ़ेगी। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। समझ में आई बात? आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को खालिस्तान किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है हतोत्साहित, दूसरा सुसाधित, तीसरा खारिज, चौथा ऑप्शन है दंडित। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखो जल्दी से अपना आंसर। जी, फटाफट लिखते रहेंगे। चलो 500 लाइक होने ही वाले हैं, थोड़े से बच रहे हैं, तो जल्दी जल्दी करके आओ जिसने लाइक नहीं किया। सर इससे हार्ड क्वेश्चंस आता है सीटेट में, एग्जाम में बिल्कुल आता है सीटेट में। और जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, एकदम से नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी बैच स्टार्ट हुआ है, नई क्लासेस हैं, तो बहुत सारे नए बच्चे हैं। अगर शुरू में ही हार्ड क्वेश्चंस कराएंगे तो समझ में नहीं आएंगे। तो बेसिक लेवल से मैंने शुरू में ही क्लास स्टार्ट की, यही बात बोली, बेसिक टू एडवांस चलेंगे। तो जैसे मैं चल रहा हूँ आप सीखते जाओ बस, वो मुझे पता है कि सिखाना कैसे है आपको। अब देखो, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करेंगे? नहीं, क्योंकि खुद से अनुमान लगाना अच्छी बात होती है। भाई अगर आप जैसे पहले मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ और आपसे कहता हूँ अनुमान लगाओ कौन सा प्रश्न सही होगा, तो ये अच्छी चीज है, बुरी नहीं है। तो इसलिए हम इसको हतोत्साहित नहीं करेंगे बल्कि सुसाधित करेंगे। सुसाधित मतलब आगे बढ़ाएंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे बच्चे को और शाबाशी देंगे। खारिज भी नहीं करेंगे आप और दंड भी नहीं देंगे बच्चे को, सुसाधित करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, यानी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, दूसरा है निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, तीसरा है भौतिक पुरस्कार देकर, और फोर्थ है आपका खोज और अन्वेषण द्वारा। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? लिखिए अपना आंसर। बहुत बढ़िया, लिखते रहो। हाँ जी सर जी, ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज का है। यस, पीवाईक्यूज का है भाई, पिछले साल आ चुका है ये। देखो, इसने बोला आपसे विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया। अर्थ बनाने की प्रक्रिया का मतलब है नए ज्ञान की प्राप्ति, उसी को अर्थ बनाना कहते हैं, यानी नई चीज को सीखना। तो किसके द्वारा अच्छे से सीखेंगे आप? बार बार अभ्यास करके नहीं, क्योंकि जब आप बारंबार अभ्यास करते हैं तो इसको कहते हैं रटना। जबरदस्ती रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो। अगर आपको अर्थ समझ में आ जाए तो आपको बार बार अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती, 2-3 बार में ही पक्की हो जाती है चीजें, है ना? निष्क्रिय, निष्क्रिय भी गलत होता है आपका। भौतिक पुरस्कार, पुरस्कार भी निगेटिव चीज है आपके लिए, क्योंकि पुरस्कार क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है, लालच है एक तरह का। तो हमें क्या करना है? बच्चों को सिखाना है खोज और अन्वेषण द्वारा। अन्वेषण भी जानकारी की खोज करने को ही अन्वेषण कहते हैं, यानी नए ज्ञान को प्राप्त करना, ढूंढना नए ज्ञान को, उसको अन्वेषण कहते हैं। तो इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, खुद से संलग्न रहेगा, खुद से काम करेगा, तो यही आंसर राइट होगा, डी ऑप्शन आपका। ठीक है, आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रक्रियात्मक आबद्धता, दूसरा पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, तीसरा है स्वानुभाविक, और फोर्थ है आपका कलन विधि। लिखो अपना आंसर, कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से। सर आप सीडीपी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मेरे समझ में भी आता है। श्रद्धा, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। जी सर जी, गारंटी बैच में मस्त क्लास होती है। सुरेंद्र सिंह, थैंक यू वेरी मच। लिखो अपना अपना आंसर।
हम्म। लिखते रहो। बहुत बढ़िया। देखो, इसने बोला है आपसे समस्या समाधान के लिए कौन सी रणनीति सही नहीं है, गलत वाली बतानी है आपको। अब देखो, प्रक्रियात्मक आबद्धता, प्रक्रियात्मक आबद्धता ही गलत है, पहला ऑप्शन ही गलत है। क्यों गलत है सुनेंगे आप। इसका मतलब समझो। प्रक्रिया का मतलब होता है काम करना, प्रोसेस, फंक्शन। समझ गए बात। प्रक्रिया मतलब फंक्शनिंग। तो फंक्शनिंग में बच्चा एक्टिव रहेगा और फंक्शनिंग में आप नई नई चीजों को खोज के लाएंगे। आबद्धता का मतलब है रोक देना। आबद्धता मतलब रुकावट, यानी कि फिक्स कर दिया आपने। देखो इंग्लिश वाले में, फंक्शनल जो चीज थी उसको फिक्स कर दिया आपने। फिक्स्डनेस यानी कि अब फंक्शनिंग आगे नहीं बढ़ेगी, नई फंक्शनिंग नहीं आएगी। और जब तक आप नई फंक्शनिंग नहीं करेंगे आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। आपकी समस्या तब सॉल्व होती है जब आप अपसारी चिंतन करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार से चीजों को सीखते हैं। इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको, प्यारा सा एग्जाम्पल। देखो समझो, मान लीजिए एक लड़का है, मान लीजिए आप लोगों में से ही है। आपको कोई महिला पसंद है, महिला नहीं, लड़के को लड़की पसंद हो गया ना, आंटी पसंद नहीं करनी, लड़की पसंद है आपको कॉलेज में। आप क्या करेंगे, उसको आप प्रपोज करने जाएंगे। आप क्या करते हैं, जाते हैं उसके पास में, लड़का जाता है उसके पास में और उसको जो है गुलाब का फूल देके, ऐसे देके, आई लव यू, हम आपको पसंद करते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अब वो दाएं से एक चांटा मारती है और उधर से, है ना। फिर बेचारा हाथ रख के ऐसे आ जाता है अपने दोस्त के, भाई यार मैं क्या करूं। उसने बोला यार तू गुलाब का फूल पहली बार में क्यों ले गया, पहली बार में तुझे ना गेंदे का फूल ले जाना चाहिए था, दोस्ती करता पहले। तो अगली बार वो क्या करता है, गेंदे का फूल लेके जाता है, मैडम आई लव यू, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो फिर चांटा पड़ता है, फिर भगा देती है वो फिर बेइज्जती हो जाती है उसकी, वो फिर आ गया वापस। वो कहता है कि यार इसको कुछ और, मतलब जो है इस बार ना, इस बार तू ये कर, पूरा का पूरा वो लेके जा, बुके लेके जा, गुलदस्ता लेके जा। तो इस बार जो है वो बड़ा सा गुलदस्ता लेके जाता है, मैडम ये देखो तुम्हारे लिए पूरे 150 रुपए खर्च करके गुलदस्ता लाया हूँ, आई लव यू, अब तो एक्सेप्ट कर लो। वो फिर मारती है चांटा, वो फिर भगा देती है, क्योंकि वो हर बार एक ही टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। अब क्या करना चाहिए था, उसे ये पता लगाना चाहिए कि बेटे उसे फूल पसंद नहीं है, उसे चॉकलेट पसंद है। तो बेटे चॉकलेट लेके जा तू, उसे मोमोज पसंद है, उसे मोमोज ऑफर करके चल, मोमोज खाने चलेगी क्या, वो तुरंत कहेगी हाँ चल अभी खिला। तो तुम्हें क्या करना है, अगर एक तरीका काम नहीं करना तो कर रहा तो दूसरा अपनाओ। आपको फिक्स नहीं होना एक तरीके पे, आपको विभिन्न तरीके अपनाने पड़ेंगे तो समस्या सॉल्व होगी। अब विभिन्न तरीके जिसको विभिन्न तरीके नहीं आते वो सिंगल, और जिसको विभिन्न तरीके आते हैं वो मिंगल। तो बात समझे कहाँ से होगी, ये आपका निगेटिव। ठीक है। पश्चगामी कार्यकारी युक्ति किसको कहते हैं, ये होती है आपकी पीछे से शुरू करना, यानी कि कभी कभी हमें प्रश्न को एंड से शुरू करना पड़ता है, पीछे की तरफ हम जाते हैं, है ना। तो वो पश्चगामी कहलाती है। स्वानुभाविक वो होती है जिसमें आप खुद से काम करते हैं अनुभव के हिसाब से। कलन विधि वो होती है जिसमें चरण दर चरण चलते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर निगेटिव था, निगेटिव ही इसने पूछा था, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। समझे बात को। चलो जी आगे बढ़ेंगे। बड़े हंस रहे हो। अच्छा, उस पे मजा आता है आपको, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातों पे मजा आता है ना, मैं समझ गया तुम्हें, बेटे समझ गया। सर आधे से ज्यादा लड़के तो ट्राई करने लग जाएंगे। भाई मेरे कहने से कोई ट्राई मत करना, अपने बेस पे, है ना, अपने रिस्क पे खुद करना। सर बैच लेना है मुझे, प्लीज रिप्लाई कर दो, मोइन खान। मोइन खान बेटा, अभी बैच जो है फुल हो गया है, तो अभी मैं आपको बैच नहीं दे सकता, है ना। गारंटी बैच सब ले लो सर, सब ले लो, बहुत अच्छा है, केतकी मिश्र का। हाँ तो अभी तो फुल हो गया है, अभी नया बैच बनेगा भाई आपका दूसरा, तब मिलेगा आपको। देखो प्रश्न है आपका, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने को, सीखना होता कैसे है, निष्क्रिय रूप से होता है, या फिर स्वाभाविक सामाजिक है, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, या परीक्षा केंद्रित होता है। तो बताएंगे जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। लिखिए अपना अपना आंसर। सर जी हमसे ज़्यादा आपको मज़ा आता है, तो मुझे तो मज़ा आएगा ही पढ़ाने में, मुझे मज़ा आता है भाई, बिल्कुल। और पढ़ाई भी बढ़िया होनी चाहिए, ये नहीं कि किताबी भाषा में हो, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं अगर किताबी भाषा में ही करनी होगी तो। है कि नहीं। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो दिमाग पे जोर भी ना पड़े और समझ में सब कुछ आ जाए। उसके लिए कौन चाहिए, उसके लिए हम चाहिए, है ना। तो चलिए, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में लर्निंग किस प्रकार से होगी।
निष्क्रिय तो नहीं हो सकती भाई, क्योंकि बिना कुछ काम करे बच्चा निष्क्रिय रह के कुछ नहीं सीख सकता। स्वरूप यानी सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। जब सामाजिक कक्षा है तो सीखना भी सामाजिक होगा। सामाजिक का मतलब ये होता है मिलजुल कर, ग्रुप में बच्चे आपस में मिल के काम कर रहे हैं, उसको सामाजिक कक्षा कहते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होता, परीक्षा केंद्रित भी नहीं होता, बाल केंद्रित होता है ना, या फिर अधिगम केंद्रित होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। समझे बात को? आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, संदर्भित पाठ्यचर्या, सक्रिय पाठ्यचर्या, या फिर पाठ्यचर्या का मानकीकरण? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिख दो जल्दी जल्दी अपना आंसर सब लोग। उसके लिए शादाब सर चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है मजे मजे में तो फिर शादाब सर की क्लास में आओ। जल्दी से लाइक करो एक बार भाई, क्योंकि अभी 25 लाइक कम है 500 लाइक होने में। 500 लाइक आपको आधे घंटे में पूरे करने थे, आप लोग कर नहीं पाए। देखो, निम्न में से कौन सा कारक है जो बच्चे की फेल होने के लिए जिम्मेदार है? विफलता, विफलता मतलब फेलियर। अगर बच्चा किसी काम को नहीं कर पा रहा, प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या तो जिम्मेदार नहीं होती भाई साहब। इंडिविजुअल पाठ्यचर्या तो अच्छी चीज है कि आप हर बच्चे के अकॉर्डिंग अलग पाठ्यचर्या बना रहे हो। संदर्भित पाठ्यचर्या ये भी अच्छी चीज है। संदर्भित का मतलब होता है बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई पाठ्यचर्या, ये भी ठीक। सक्रिय पाठ्यचर्या जिसमें बच्चा काम करे, ये भी ठीक। तो मानकीकृत भाई आपको गलत होता है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। मानकीकृत ही मानकीकरण है, एक ही बात हो गई। मानकीकरण क्या हो गया कि सभी बच्चों की पाठ्यचर्या सेम टू सेम, ये गलत है, क्योंकि बच्चों की विशेषताएं सेम टू सेम नहीं है, तो पाठ्यचर्या भी सेम टू सेम नहीं होगी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक समझ गए बात? आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है? चित्र बनाना, सुई पकड़ना, तेज चलना, या धागे में मोती पिरोना? बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। और भाई सभी लोगों से मैं एक बात फिर से कहूँ कि डेली क्लास में आ जाया करो। अब छुट्टियां मारना और आलस बंद कर दो अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे नहीं निकलता एग्जाम पे, है ना। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, रेगुलर आपको क्लास करनी ही पड़ेगी, है ना। तो शाम को 7 बजे डेली क्लास शुरू होती है, 7 बजे लाइव आ जाया करो। जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। हम्म। और अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ भी रहा है ना। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मज़ा आता है, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होने लग गए हैं। जैसे जैसे क्लासेस करते जाओगे ना, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर मज़ा आएगा। कौन सा स्थूल गामक कौशल है? स्थूल क्या मतलब होता है? स्थूल मतलब बड़ा, जिसमें आपके पूरे शरीर का इस्तेमाल हो। सूक्ष्म, जिसमें केवल उंगलियों का इस्तेमाल हो, जो बारीक काम होते हैं। तो चित्र में तो उंगली इस्तेमाल होती है, तो ये तो सूक्ष्म हो गया। सुई भी सूक्ष्म हो गया। तेज चलना, ये स्थूल हो गया। धागे में मोती पिरोना, ये भी सूक्ष्म हो गया, उंगली से ही तो होगा। तेज चलने में पूरी बॉडी का इस्तेमाल होगा, तो ये स्थूल हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है? जटिल से सरल, सिर से पैर, केंद्र से बाहर, या सामान्य से विशिष्ट? बताओ जरा। ये मैंने आपको सिद्धांत पढ़ा दिए हैं, आपको याद होना चाहिए, है ना। लिखो जल्दी जल्दी से। मजा आ रहा है नहीं पढ़ाई करने में? ये बताओ, क्लास अच्छी लग रही है? देखो, इसने बोला है आपसे कि विकास का अधोगामी सिद्धांत। अधोगामी कौन सा है आपका? जो शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ होता है, यानी स्पाइनल कोड के पास वाले अंगों का विकास पहले होगा, दूर वाले अंगों का विकास बाद में होगा। इसीलिए गर्दन का विकास सबसे पहले होता है, फिर शोल्डर का विकास, फिर एल्बो का, फिर आपकी हथेली का, उंगली का विकास सबसे बाद में होता है। तो केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है उसको कहते हैं अधोगामी विकास, है ना। प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट इसको कहते हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं?
विद्यालय, किताबें, मीडिया, माता पिता, बताओ इनमें से कौन से चुनोगे आप? जल्दी से लिखेंगे अपना आंसर, फटाफट से लिखते रहो। सर ऑल क्लास टाइमिंग बताइए। ऑल क्लास टाइमिंग है आपकी 4 बजे, फिर 5 बजे, और फिर 7 बजे। अभी तीन ही टाइमिंग है आपकी, यही टाइमिंग है आपकी। देखिए, सामाजिकरण के द्वितीय कारक कौन सा है इनमें से? विद्यालय द्वितीय है, किताबें तो विद्यालय में ही आएंगी, ये भी द्वितीय है। मीडिया भी सेकेंडरी है। माता पिता जो है वो प्राथमिक होते हैं, तो ये हट जाएगा, बाकी सारे के सारे द्वितीय ही हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ वाला ऑप्शन है सही आपका। ठीक है, सामाजिकरण तो समझ में आ गया आपको। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? चलो लिखो जल्दी से अपना आंसर। मैथ की पेडागोजी आप पढ़ा दीजिए, मैथ सही नहीं आती। हाँ तो पढ़ा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। देखो अभी 100 बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, 100 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है। तो बताओ क्यों नहीं किया है आप लोगों ने लाइक? इतनी बढ़िया क्लास है, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर भी रहे हैं, तो करो लाइक यार, कौन से आपके पैसे कट जाएंगे अकाउंट से लाइक करने में। हम्म। देखो इसने बोला है जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लग जाएंगे। तो संक्रियाओं पर क्रियाएं करने का मतलब है अमूर्त चिंतन करना, क्योंकि संक्रियाएं होती ही अमूर्त है। उसके अलावा इसने लिखा कल्पना, परिकल्पना, निगमन। तो ये सब किस में आते हैं? फोर्थ स्टेज में आते हैं, और फोर्थ स्टेज का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। जीन प्याजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? पहला ऑप्शन है सीखने के लिए तत्परता, दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन, तीसरा है प्रतियोगी भावना, फोर्थ है आपका कार्यात्मक स्थिरता। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? लिखो जल्दी से अपना आंसर। प्यारे बच्चे लाइक करिए जी, बिल्कुल, बच्चे तो सभी प्यारे हैं भाई ये। और मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए भाई, अभी क्लास के बाद बताऊंगा, तो सब लोग मेरी बात सुन के जाना। करोगे हेल्प? ये छोटी सी हेल्प है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए घंटों घंटों पढ़ाता हूँ, तो मैं आपके 5 मिनट तो ले सकता हूँ, तो वही चाहिए मुझे। देखिए, जीन प्याजे के अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? तो जीन प्याजे ने भाई सीखने के लिए तत्परता को महत्व दिया है, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। तत्परता